The funny thing is, they think I'm some kind of rogue dick. I did all the media. I never said no to anything. So I'm just waiting for the right time. But there's always like a Shield reunion or this or that or not the right time. Bitter about it because I'm like, I can't believe they're going to make me leave. They're going to make me walk away from all this money. अब WWE जब किसी रेसलर को अपनी कंपनी के अंदर साइन करती है ना तो वो उन्हें एक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट देती है, पर जब वो किसी टॉप स्टार को अपनी कंपनी के अंदर साइन करते हैं ना तो वो उन्हें एक अच्छा सा अमाउंट देते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि वो जो सुपरस्टार होता है ना वो उस अमाउंट से मना कर देता है, यानी कि वो उस ऑफर को ही मना कर देता है। तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का रेसलिफोरिया चैनल पे, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 रेसलर्स के बारे में जिनको WWE ने एक अच्छा खासा $1 मिलियन वाला ऑफर दिया था पर उन्होंने उस ऑफर को मना कर दिया था। और इससे पहले भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर वीडियो बनाई है जिसमें मैंने WWE के कुछ ऐसे रेयर कॉन्ट्रैक्ट क्लोजेस के बारे में बात करी है। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को जाकर जरूर देख सकते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं और आप लोगों को इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना और उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि आप लोग चैनल पे अप टू डेट रहें, और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करना। नंबर 10 पे आते हैं FTR, ऑल्सो नोन एज रिवाइवल। अब विंस मैकमैन के टाइम पे हमने टैग टीम डिवीजन के अंदर अप एंड डाउन देखे हैं, जैसे कि कई बार WWE क्या करती थी उस टाइम पर कि टैग टीम्स को एक अच्छा वाला पुश देती थी, नहीं तो कई बार भाई उन्हें बिल्कुल ही नीचे गिरा डालती थी। अब जो FTR थी यानी कि रिवाइवल जो कि WWE के अंदर थी, यार ये बहुत ज्यादा बढ़िया टीम थी, पर WWE ने भाई बिल्कुल भी अच्छे तरीके से यूज ही नहीं कर रही थी। इसके कारण भाई इन्होंने WWE से अपना रिलीज मांग लिया था, और विंस ने यार इस टाइम पर बहुत ज्यादा कोशिश करी कि वो इन्हें दोबारा से अपनी कंपनी के अंदर साइन कर ले, क्योंकि उस टाइम पर जो राइवल प्रमोशन थी वो थी AEW और वो नई नई आई थी, तो वो चाहते नहीं थे कि एक बढ़िया टैग टीम उनके पास से चली जाए। पर उन्होंने भाई ये चीज डिसाइड करी कि वो WWE को छोड़ देंगे। और यहां तक यार ये बताया जाता है कि विंस मैकमैन ने रिवाइवल के दोनों मेंबर्स को अलग अलग $1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करा था, पर उन्होंने भाई उस चीज को डिनाई कर दिया था। अब भाई बात ऐसी है ना कि विंस मैकमैन के लिए उनके पास कुछ ऐसी पिच थी ना जो कि बहुत ही ज्यादा बेकार थी। इतना मतलब उनको एक विंस मैकमैन उन्हें यार एक बिल्कुल जोकर जैसी चीज बनाना चाहते थे, उनके लिए ऐसी बेकार पिच थी उनके पास, और इसी के कारण यार कोई हैरानी की बात नहीं थी कि वो AEW की तरफ जाएंगे जब उनको इतनी बेकार पिच वगैरह दी जा रही है। नंबर 9 पे आते हैं राइनो। अब ECW का वन नाइट स्टैंड वाला पेपर व्यू हम सभी जानते हैं कितना आइकॉनिक पेपर व्यू था वो, और उसके कुछ टाइम बाद साल 2006 के अंदर WWE ने ECW को रिलॉन्च करा था एज अ थर्ड ब्रांड, और उस टाइम पर WWE ने भाई उन्हें कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफर करा था, पर उस कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो उस टाइम पर TNA के साथ काम कर रहे थे। और उन्होंने भाई क्या करा, इन सभी चीजों को एक स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व कर दिया कि वो कैसे एक बैग वगैरह लेकर आते थे जिसके अंदर वो आई थिंक ओरिजिनल चैंपियनशिप या ECW की टाइटल बताते थे, पर उसको कभी उन्होंने बाहर नहीं निकाला क्योंकि लीगल इश्यूज के कारण अगर वो उसे टेलीविजन पे दिखाएंगे तो कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है। अब WWE के अंदर भाई उन्होंने साल 2015 के अंदर अपना रिटर्न तो कर लिया था, पर साल 2019 के अंदर उन्होंने WWE को दोबारा से छोड़ दिया था। अब उनका जब कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ खत्म हुआ था तब उस टाइम पर भाई WWE ने क्या करा कि राइनो को जो उन्होंने डाउनसाइड गारंटीड कॉन्ट्रैक्ट दे रखा था ना उसको भी डबल करके दिया था, पर राइनो यार इस चीज से माने नहीं क्योंकि उनका ये कहना था कि WWE ने सही तरीके से यूज नहीं कर रही थी और वो WWE के अंदर और भी ज्यादा रेसल करना चाहते थे, पर उन्हें ज्यादा मैचेस के अंदर डाला नहीं जा रहा था। नंबर 8 पे आते हैं रिकोशे। अब मई के टाइम पर यार बहुत ज्यादा रूमर्स आए थे कि रिकोशे WWE को छोड़कर चले जाएंगे, और बाद में यार ये रिपोर्ट से पता लगा था कि रिकोशे ने WWE के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मना कर दिया था। अब WWE के अंदर भाई रिकोशे को वैसे तो एक अच्छा पुश दिया गया, पर उनका जो पुश था ना वो ऐसे अप एंड डाउन वाला ही रहा था। कभी तो उन्हें भाई एक अच्छा वाला पुश दिया जाता था, नहीं तो कभी कभी तो भाई उन्हें बिल्कुल ही ऐसे जोबर की तरह ट्रीट करा जाता था। अब वैसे तो भाई उनके WWE करियर के अंदर उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप भी जीती है, पर उनको कभी भी एक अच्छे तरीके से वो कहते हैं एक अच्छे वाला पुश ही नहीं दिया गया। और WWE ने यार बहुत सारी चीजें ट्राई करी ताकि वो रिकोशे को WWE के अंदर रखें, जैसे कि उन्होंने रिकोशे को अपनी कंपनी का सबसे पहला स्पीड चैंपियन बनाया था जो कि WWE की एक स्पीड प्रोग्रामिंग आई थी। और यार ये भी चीज मानी जा रही है कि रिकोशे को WWE ने बहुत बढ़िया से बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट्स भी ऑफर करे थे, पर रिकोशे ने भाई उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को रिजेक्ट कर दिया था। और रिकोशे के ऊपर मैंने एक और वीडियो के अंदर बात करी है जिसके अंदर मैंने 10 रेसलर्स के बारे में बात करी जिनको WWE ने वेस्ट कर दिया है। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को जाकर जरूर देख सकते हैं। और अभी तो उन्होंने रिसेंटली AEW के साथ साइन कर लिया है। नंबर 7 पे आते हैं दी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कर्ट एंगल। कर्ट एंगल भाई WWE नहीं प्रो रेसलिंग के अंदर भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। अब WWE के अंदर उन्होंने वैसे 1998 के टाइम पर साइन करा था, पर उससे पहले WWE ने भाई 1996 के अंदर कर्ट एंगल को रीच करा था और उन्हें उस टाइम पर एक 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफर करा था। और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भाई उन्हें हर साल के $500,000 ऑफर करे जा रहे थे। और कर्ट एंगल ने भाई अपनी पॉडकास्ट के अंदर भी इस बात
बात को डिस्कस करा था कि कैसे उन्हें एक वीआईपी की तरह ट्रीट करा जा रहा था और विंस मैकमैन ने भाई उनके सामने ऑफर रखा था और उन्होंने बताया कि कैसे भाई उन्होंने इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचा और फिर बाद में उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें ब्रेन वॉश कर दिया गया था और कई लोगों ने यार उनके आगे ये चीजें कही कि ये जो प्रो रेसलिंग है ना, तुम इसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो पाओगे, ये बिल्कुल बेकार चीज है, ये फेक है, ये नकली है, सब कुछ ये सब कुछ बेकार है एक तरीके से। और फिर कर्ट एंगल ने भाई उस टाइम पर ये चीज डिसाइड करी कि हाँ भाई मेरे को भी प्रो रेसलिंग के अंदर नहीं जाना, WWE के साथ साइन नहीं करना। पर फिर 1998 के अंदर कर्ट एंगल ने भाई WWE के साथ साइन कर लिया था एंड वी ऑल नो रेस्ट इज हिस्ट्री। नंबर 6 पे आते हैं केनी ओमेगा। अब WWE ने भाई केनी ओमेगा के आगे एक अच्छी खासी पैसों वाली डील भी ऑफर करी थी, पर ये डील भाई केनी ओमेगा ने रिजेक्ट कर दी थी और बताया जा रहा है कि ये डील भाई साल 2019 के टाइम पर हुई थी। अब फैंस यार उस टाइम पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और वो ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि केनी ओमेगा WWE के साथ साइन कर लेंगे। खुद यार ये चीज मेरे को भी लगती थी कि केनी ओमेगा WWE के अंदर आएंगे, वो रेसलमेनिया के अंदर कंपीट करेंगे, और उन्होंने भाई इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से मना कर दिया था। अब जो केनी ओमेगा के फ्रेंड्स है यंग बक्स यानी कि निक जैक्सन और मैट जैक्सन, उन्होंने भी भाई WWE कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर दिया था, तो भाई केनी ओमेगा ने भी भाई इस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर दिया था। अब वैसे तो भाई WWE के अंदर कई सारे लोगों के साथ केनी ओमेगा के अच्छे रिलेशंस है, पर केनी ओमेगा ने भाई AEW को WWE से ज्यादा प्रेफर करा। पर मेरे को यार ये चीज लगती है कि केनी ओमेगा अपने करियर को एंड करने से पहले एक बार तो WWE के अंदर जरूर आएंगे। नंबर 5 पे आते हैं अपने द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। अब ब्रॉक लेसनर को भाई उनकी शुरुआत से यानी कि उनके डेब्यू से ही WWE ने एक बिल्कुल तगड़े वाला ही पुश दिया है और WWE भाई उन्हें अपना दी नेक्स्ट गाय बनाना चाहती थी। और यार मैंने जैसा कि बताया कि WWE उस टाइम पर हर चीज आजमा रही थी ब्रॉक लेसनर को एक मेगा स्टार बनाने के लिए, पर ब्रॉक लेसनर ने भाई साल 2004 के अंदर ये चीज डिसाइड करी कि वो WWE को छोड़कर चले जाएंगे। और इस चीज से यार WWE बिल्कुल शॉक हो गई थी, वो बिल्कुल हिल गए थे और WWE ने भाई ब्रॉक लेसनर को बहुत ज्यादा कन्विंस करा उन्हें भाई WWE के अंदर रोकने के लिए, और उन्हें भाई बहुत ज्यादा पैसे भी ऑफर करे गए थे उस टाइम पर। और रूमर से तो यार ये चीज भी पता लगती है कि WWE ने भाई ब्रॉक लेसनर को $45 मिलियन भी ऑफर करे थे, पर ब्रॉक लेसनर के लिए यार उस टाइम पर ये पैसों की बात नहीं थी। ब्रॉक लेसनर का सिंपली यार ये कहना था कि जो WWE का जो लाइफस्टाइल था ना वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, जिसके कारण भाई उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट पड़ रहा था। और फिर इसके बाद लेसनर ने ये चीज डिसाइड करी कि रेसलमेनिया 20 के बाद वो WWE को छोड़कर चले जाएंगे। और फिर हम जानते हैं कि साल 2012 के अंदर ब्रॉक लेसनर ने अपना रिटर्न कर लिया था और उसके बाद तो ब्रॉक लेसनर ने जो चीज अब करी है वो हम सब जानते हैं। नंबर 4 पे आते हैं अपने डीन एम्ब्रोस। अब डीन एम्ब्रोस का भाई WWE के अंदर एक बहुत बढ़िया वाला रन रहा है, उन्हें एक बहुत अच्छे तरीके से भी पुश दिया गया है, पर WWE के उनके लास्ट डेज के अंदर भाई उन्हें बिल्कुल घटिया से घटिया स्टोरी लाइन और उन्हें भाई उस टाइम पर बिल्कुल वर्स्ट क्रिएटिव आइडियाज भी दिए गए हैं। और जैसा कि यार मैंने बताया कि उन्हें बिल्कुल बेकार स्टोरी लाइंस के अंदर डाला जा रहा था, जिसके कारण भाई डीन एम्ब्रोस ने भी उस टाइम पर ये चीज सोच ली थी कि यार बस बहुत हो गया, मैं यार छोड़कर जा रहा हूं कंपनी को। और WWE ने यार उस टाइम पर बहुत ज्यादा कोशिश करी कि वो डीन एम्ब्रोस को अपनी कंपनी के अंदर दोबारा से साइन कर लें। उन्होंने भाई डीन एम्ब्रोस को एक 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफर करा, जिसके अंदर भाई उन्हें पर ईयर के $1 मिलियन भी मिला करेंगे। पर डीन एम्ब्रोस यार WWE से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे, और अगर WWE भाई उन्हें $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफर करती ना, तब भी वो WWE के साथ साइन नहीं करते। नंबर 3 पे आते हैं विल ऑस्प्रे। अब विल ऑस्प्रे यार उन रेसलर्स में से ही एक है जिन्होंने AEW को WWE से ज्यादा प्रेफर करा। और यार ये चीज भी पता लगती है कि कैसे WWE ने विल ऑस्प्रे को एक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफर करा था, पर विल ऑस्प्रे ने उस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर दिया था और उन्होंने AEW के साथ साइन करा। और यार इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था ना वो मनी थी। अब AEW ने यार उस टाइम पर विल ऑस्प्रे को WWE से भी ज्यादा बड़े वाली डील दी, क्योंकि उस टाइम पर भाई टोनी खान की जो साइट से ना बिल्कुल क्लियर थी कि उन्हें विल ऑस्प्रे को अपनी कंपनी के अंदर लेकर ही आना है। और हमने देखा भी है कि उनके डेब्यू के शुरुआत से, मतलब जब से उनका डेब्यू हुआ है तब से लेकर अब तक भाई उन्हें एक बिग स्टार की तरह, एक मेगा स्टार की तरह कंपनी के अंदर प्रेजेंट करा गया है। और क्रिस जेरिको के टॉक इज जेरिको के अंदर विल ऑस्प्रे ने इस बात को डिस्कस करा था कि कैसे जो कॉन्ट्रैक्ट WWE ने उन्हें ऑफर करा था ना वो AEW से बहुत ही ज्यादा कम था। और वैसे भी भाई AEW बहुत ज्यादा बढ़िया जगह है, क्योंकि AEW के अंदर जो उनका स्केड्यूल है ना वो बहुत ज्यादा बढ़िया है, इसलिए भाई उन्होंने AEW के साथ साइन करा। नंबर 2 पे आते हैं दी टेक्सास रैटलस्नेक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। अब स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने भाई पूरी दुनिया को शॉक कर दिया था जब वो अपनी रिटायरमेंट से बाहर आए थे और उन्होंने रेसलमेनिया 38 के अंदर कंपीट करा था। अब वैसे तो यार स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन साल 2003 के अंदर रिटायर हो गए थे, पर उनका यार ये मानना था कि केविन ओवंस के साथ एक मैच बहुत ज्यादा बढ़िया हो सकता है और ये एक बढ़िया रीजन हो सकता है अपनी रिटायरमेंट से बाहर आने के लिए। और यार उनकी ये बात सच भी थी, क्योंकि वो जो मैच था ना वो सही में अच्छा था और उनका भाई रेसलमेनिया की नाइट 1 के मेन इवेंट के अंदर ही मैच होता है। और अब उसके नेक्स्ट ईयर यानी कि साल 2023 के अंदर WWE ने भाई स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के आगे 2 पिच रखी थी। उनको भाई एक बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करा था जिसके अंदर उनके आगे 2 नाम रखे गए थे, रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर। और यार अगर इन दोनों का नाम यहाँ पर इन्वॉल्व है तो ये मैच वैसे भी एक मेन इवेंट के अंदर ही होता और स्टोन कोल्ड को यार एक अच्छा खासा अमाउंट भी मिल जाता। पर स्टोन कोल्ड ने भाई इस ऑफर को
को रिजेक्ट कर दिया था। उनका ये कहना था कि उनके पास एक टाइम नहीं था, उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपने इस मैच के लिए प्रिपेयर कर ले, और साथ ही साथ अदर कमिटमेंट्स के कारण भाई वो इस मैच को नहीं कर सकते, इसलिए भाई उन्होंने इस मैच को और इस डील को रिजेक्ट कर दिया था। नंबर 1 पे आते हैं दी आइकॉन स्टिंग। अब स्टिंग ने भाई साल 2014 के अंदर WWE के अंदर फाइनली साइन कर लिया था, और WWE यार उससे पहले भी कई सालों तक स्टिंग को अपनी कंपनी के अंदर साइन करना चाहती थी, पर स्टिंग ने भाई जितने भी ऑफर मिले हैं ना उन सभी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। और साल 2003 के अंदर भी WWE ने भाई स्टिंग को एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करा था, और उस टाइम पर भाई बहुत ज्यादा क्लोज आ गए थे स्टिंग WWE को साइन करने के लिए। और ये सारी चीजें यार ऐसे प्लान करी गई थी कि स्टिंग का डेब्यू रेसलमेनिया 19 के अंदर जब रॉक और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का मैच खत्म हो जाएगा ना उसके बाद होएगा, और वो स्टोन कोल्ड को आकर कन्फ्रंट करेंगे। पर ये सारी की सारी चीजें हो ही नहीं पाती है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि स्टिंग ने भाई TNA के साथ साइन कर लिया था। और फिर यार हमने देखा भी था कि साल 2011 के अंदर ये डिस्कशन दोबारा से चालू हो गई थी स्टिंग के WWE के अंदर डेब्यू से रिलेटेड। और यार उस टाइम पर ये चीज रूमर्स में भी थी कि रेसलमेनिया 27 के अंदर अंडरटेकर और स्टिंग के बीच में मैच होएगा। और WWE भी यार उस टाइम पर ऐसे मिस्टीरियस से विनियर्स दिखाए जा रही थी, जिसको देख करके फैंस को भी ये लग रहा था कि यार ये स्टिंग के लिए दिखाया जा रहा है। पर एंड में हमें देखने को मिलता है कि यार ये अंडरटेकर के लिए थे, और फिर रेसलमेनिया के अंदर जाके भाई अंडरटेकर और ट्रिपल एच के बीच में मैच होता है। पर भाई फाइनली जैसे कि मैंने आप लोगों के आगे बताया कि स्टिंग ने भाई WWE के साथ साइन कर लिया था साल 2014 के अंदर। पर भाई हमें जो एक ड्रीम मैच था ना अंडरटेकर और स्टिंग के बीच में, वो तो नहीं देखने को मिला, पर ट्रिपल एच और स्टिंग के बीच में हमें रेसलमेनिया के अंदर एक मैच जरूर देखने को मिला, और फिर स्टिंग को भाई WWE ने अपनी हॉल ऑफ फेम के अंदर भी इंडक्ट करा था। तो यही था आज की इस वीडियो में। ये वीडियो कैसे लगे यार कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करना। और अगेन मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, चैनल पे नया हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, और उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि आप लोग चैनल पे अप टू डेट रहें। और इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ।